फॉर अ रिजिड बॉडी। अब हम टार्क फाइंड आउट करने जा रहे हैं किसी भी रिजिड बॉडी के लिए। अब रिजिड बॉडी क्या है पहले इसको जरा समझ लें, 9th में पढ़ी हुई है इसकी तारीफ भी आपने। रिजिड के वैसे आम जो मीनिंग हम लेते हैं यानी सख्त जिस्म। अब सख्त जिस्म से क्या मुराद ले रहे हैं हम? सख्त जिस्म से हम यही मुराद ले रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए भी जिस्म सख्त है या नहीं है तो आप कैसे पता लगाएंगे? फौरन उसको प्रेस करके देखेंगे, मतलब फोर्स लगा के देखेंगे आप, कि अगर फोर्स लगाने उसमें बिगाड़ आ गया तो आप कहेंगे ये सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, मतलब रिजिड नहीं है। अगर उसकी शक्ल में कोई तब्दीली नहीं आती तो आप कहते हैं कि ये रिजिड है, सख्त जिस्म है। तो आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं यहां पे, क्या बताना चाह रहे हैं? आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर फोर्स लगाने से उसकी शक्ल, और शक्ल क्यों चेंज होती है, क्यों जो है उसकी शेप तब्दील हो जाती है, वजह यह है उसमें होते हैं पार्टिकल्स। जब आप फोर्स लगाते हैं तो पार्टिकल करीब करीब या दूर दूर, वो डिपेंड कर रहा है आप कंप्रेस कर रहे हैं या एक्सटेंड कर रहे हैं, तो करीब करीब या दूर दूर हो जाते हैं जिसकी वजह से उसमें बिगाड़ आ जाता है। अगर आपकी फोर्स लगाने से पार्टिकल वहीं रहें, ना करीब हो ना दूर हो, उधर ही रहें, तो फिर क्या कहेंगे? ये रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी की हम तारीफ भी यही करते हैं कि अगर किसी बॉडी में पार्टिकल्स के दरमियान फासला रिमेन्स अनचेंज्ड अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर किसी जिस्म पे बैरूनी फोर्स अमल करने के बावजूद, मैं इस मार्कर पे फोर्स लगा रहा हूं, इसकी शेप तब्दील नहीं हो रही, क्योंकि मेरी फोर्स लगाने से इसके अंदर पार्टिकल जहां हैं वहीं हैं, ना करीब हो रहे हैं ना दूर हो रहे हैं, तो इनके दरमियान फासला फिर तब्दील नहीं होगा, तो इसको कहेंगे रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के लिए टार्क कैसे मालूम करेंगे जरा गौर से देखिए। फर्ज करें ये एक रिजिड बॉडी है इर्रेगुलर शेप में, ये इर्रेगुलर शेप है कोई, ये उसका पाइवट पॉइंट है ओ क्या है? पाइवट पॉइंट। और एक और पॉइंट है पी कौन सा पॉइंट है? पी वो पॉइंट है जहां फोर्स एक्ट कर रही है इसमें टर्न लाने के लिए, टर्निंग इफेक्ट लाने के लिए। तो मैं फोर्स की सिम्त दिखाने लगा हूं, ये है, ये है वो फोर्स जो एक्ट कर रही है बॉडी के कौन से, रिजिड बॉडी के कौन से पॉइंट के ऊपर? पी पॉइंट के ऊपर। और ओ क्या है? इसका पाइवट पॉइंट है। व्हाट इज ओ? पाइवट पॉइंट। अगर मैं इसको प्लेन कंसीडर कर लूं तो मैं ओ को पाइवट पॉइंट के बजाय ओरिजिन का नाम दे देता हूं। ओ है पाइवट पॉइंट, मैं इसको फर्ज करने लगा हूं ओरिजिन। तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक का जो वेक्टर बनता है उसको कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को किससे जाहिर किया जाता है? आर से। अब किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है जरा सुनिए। मैंने 2 पॉइंट लिए रिजिड बॉडी के अंदर, एक पॉइंट लिया मैंने ओ जिसको मैं कंसीडर करने लगा हूं ओरिजिन, और एक पॉइंट लिया मैंने पी, ये वो पॉइंट है जहां फोर्स एक्ट कर रही है एफ। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ के लिहाज से। जब हम कहते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू, यानी वहां से शुरू हो रहा है, और जब हम कहते हैं इस पॉइंट का वहां खत्म हो रहा है। तो आप जरा गौर से देखें, ओ से शुरू हो रहा है, टेल यानी ओ पे है, और कहां खत्म हो रहा है? पी पे, यानी ये पी का पोजीशन वेक्टर है ओ के लिहाज से। कौन? आर। अब जरा गौर से देखें, चलें ये पाइवट हो गया, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गई, तो यहां एक मसला आ रहा है कि हमने जो सीखा हुआ है, हमने ज़र्ब देनी होती है मूवमेंट आर्म को फोर्स से, लेकिन तब जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो। अब यहां पे देखें फोर्स इस सिम्त में है, पोजीशन वेक्टर ये है, यानी यूं है, यूं। अगर ऐसे होता तो मैं फोर्स को इस पोजीशन वेक्टर या मूवमेंट आर्म से ज़र्ब दे देता, टार्क निकल आता।
लेकिन अब फोर्स इस तरह से परपेंडिकुलर नहीं है उसके। तो अब क्या करना है, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए जिसमें फोर्स कोई एंगल बना रही हो, जैसे यहाँ कोई एंगल बना रही है, ठीक है, 90 या 0 के अलावा अगर एंगल बना रही हो तो फौरन उस वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया करें। और रिजॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करें, ट्राइंगल बनेगी, तो उसमें चुन लेना है कौन सा कंपोनेंट आपको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। मसलन यहाँ पे देखिए, हाँ जी, ये जो फोर्स है दो तरह से डायग्राम बना सकते हैं, मैं दोनों तरह से यहाँ समझाने लगा हूँ आपको। ये जो फोर्स है इट इज मेकिंग, ये मैंने खुद से बना लिया है इस आर के अलोंग खुद से, ताकि मुझे जावे का पता चले। ये इसके साथ एंगल क्या बना रही है, थीटा। अब फोर्स को आप करेंगे रिजॉल्व। कैसे रिजॉल्व करना होता है समझाया हुआ है। किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना हो उसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। चलें भाई, हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जैसे ड्रॉ किया, अब देखें एक ट्राइंगल बन चुकी है। एक ट्राइंगल की ये साइड है और एक ये साइड है। इसका मतलब ये और ये इस फोर्स के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन गए। रेक्टेंगुलर इसलिए हैं क्योंकि इनके दरमियान कितना ज्यादा बन रहा है, 90 डिग्री। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गए। मतलब आपने फोर्स के दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा इस तरह नजर आ रहा है आपको और एक हिस्सा इस तरह नजर आ रहा है डायग्राम में, ठीक है। अब आपको चुनना है कि कौन सा चाहिए, या आपको देखना है कौन सा कंपोनेंट टार्क पैदा कर रहा है और कौन सा कंपोनेंट टार्क पैदा नहीं कर रहा। पहले मैं इनके नाम जो है वो बता दूं। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है एफ कॉस थीटा, थीटा के साथ वाले में कॉस थीटा आता है, और सामने वाले में क्या आएगा, एफ साइन थीटा। एफ के दो हिस्से हो गए, एक एफ कॉस थीटा बन गया और एक एफ साइन थीटा। अब आपको देखना यहां पे ये है कि कौन सा कंपोनेंट टार्क पैदा करेगा और कौन सा कंपोनेंट टार्क पैदा नहीं करेगा। अब कॉमन सेंस है कि ये जो फोर्स है ये एफ कॉस थीटा बिल्कुल इस तरह एक्ट कर रही है, यानी ये बिल्कुल ऐसे है जैसे दरवाजे को आप खींच रहे हो, ऐसे सीधा खींचने से दरवाजा नहीं मुड़ेगा, टर्न नहीं आएगा। इसका मतलब ये फोर्स टार्क प्रोड्यूस नहीं करेगी। इसकी किताब में जो रीजन लिखी हुई है वो ये है कि दिस फोर्स एक्चुअली पासेस फ्रॉम द पाइवट। ये पाइवट से देखे ना, सीधा कहां से आ रही है, पाइवट से आ रही है। जब इस तरह आप खींचेंगे ना तो फोर्स कहां से शुरू होगी, पाइवट से शुरू होगी। तो पाइवट वाली फोर्स जो है वो कभी भी टार्क पैदा नहीं करती। तो दिस फोर्स विल नॉट प्रोड्यूस टार्क, इसको तो निकाल दें। बाकी बची एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा आर के परपेंडिकुलर है और हमें इसी की तलाश थी कि वो फोर्स चाहिए जो मूवमेंट आर्म के जो डिस्टेंस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो इसका मतलब दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल प्रोड्यूस टार्क। तो टार्क यहां पे जब आप हासिल करेंगे तो ये आएगा, टाउ बराबर है, दो चीजों को जरूर देनी है ना, मूवमेंट आर्म यानी डिस्टेंस, जर्व फोर्स। अब डिस्टेंस तो है ओ से पी तक आर, और फोर्स एफ का सीटा नहीं, ये तो नहीं पैदा कर रही। एफ लें, उसके दो हिस्से कर लिए, तो फिर क्या आएगा, एफ साइन थीटा। यानी एफ नहीं लेंगे, उसके हिस्से कर दिए थे आपने, हिस्से करके फिर देखा कि ये नहीं कर रहा, फिर कौन करेगा ये। तो इसलिए आप फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, फोर्स का कंपोनेंट एफ साइन थीटा, क्योंकि यही टार्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, आर एफ साइन थीटा, साथ में एन यूनिट वेक्टर लगा दूं तो ये वेक्टर बन जाएगा। यूनिट वेक्टर लगाने से वेक्टर मिकदार बन जाती है। इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट में ले सकता हूं, आर क्रॉस एफ, क्योंकि इसको जब ओपन करेंगे तो जवाब वही आ जाएगा, क्या, आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो यहां से तारीफ मैं पहले बता चुका हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स इज आल्सो कॉल्ड टार्क। आखिर में है भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टार्क की कैरेक्टरिस्टिक्स।
कुछ तो मैं आपको बता चुका हूं। नंबर 1, SI यूनिट ऑफ टार्क इज न्यूटन मीटर, वो बता चुका हूं पहले। नंबर 2, टार्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। नंबर 3, वो आपने लिखना है, साथ साथ लिख लेना है। दोबारा बताता हूं, पहला क्या बताया मैंने आपको, SI यूनिट ऑफ टार्क इज न्यूटन मीटर। दूसरी खासियत क्या बताई, टार्क इज वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तीसरी, अब रोटेशन दो किस्म की होती है, आपको समझ है इसकी। एक होती है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उलट, घड़ी के उलट, और एक होती है घड़ी की सिमत में क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी कहा जाता है। तो भाई याद रखें, लिख लें बल्कि, इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, टार्क विल बी पॉजिटिव। टार्क कब लेना है पॉजिटिव, जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है, लिख लेना है, साथ साथ लिखें। इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, टार्क विल बी टेकन एज पॉजिटिव। इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, घड़ी के सिमत में, देन टार्क विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट, इफ फोर्स पासेस थ्रू पाइवेट, ये बता चुका हूं आपको सारी चीजें। इफ फोर्स पासेस थ्रू पाइवेट, टार्क विल बी जीरो बिकॉज मूवमेंट आर्म इज जीरो। वजह क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में, अगर फोर्स कहां से गुजर रही हो, पाइवेट से, मूवमेंट आर्म जीरो होगा, जिसकी वजह से टार्क भी जीरो होगा। नेक्स्ट है, यहां एक फिक्रा लिखा हुआ है, टार्क इज एनालॉगस टू फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। लिखो इसको, टार्क इज एनालॉगस, ये टार्क, इस फिक्रे को मुझे समझाना था, इज एनालॉगस टू फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। इस फिक्रे का मतलब है कि टार्क का किरदार वही है रोटेशनल मोशन में जो फोर्स का होता है लीनियर मोशन में। इसकी फिर एक्सप्लेनेशन आखिरी पैराग्राफ में की हुई है कि फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन एंड टार्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बात आपको 5वें चैप्टर में बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, क्योंकि हमें वहां डिस्कस करना है इसको दोबारा। फिलहाल ऐसे ही लिख लें कि फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन एंड टार्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन के सिफर होने से फोर्स सिफर हो जाती है, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन के सिफर होने से टार्क सिफर हो जाता है। ठीक है, ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसको 5वें चैप्टर में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अगर आपको फिर भी यहाँ पे ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ कि फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करती है, टार्क एंगुलर एक्सेलरेशन, ये इसलिए कह रहा हूँ कि दो किस्म के मोशन को मैं रिलेट कर रहा हूँ, एक लीनियर मोशन और एक एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन लाइन की शक्ल में होती है, एंगुलर मोशन एंगल की शक्ल में होती है। तो दोनों में एक जगह फोर्स काम कर रही है और एक जगह टार्क, दोनों का बिहेवियर सेम है। ठीक है, इसलिए यहाँ कहा गया टार्क इज एनालॉगस टू फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। ये था आज का हमारा टॉपिक टार्क के हवाले से, और ये भी पॉसिबल लॉन्ग है। तो इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो 3 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये भी इम्पॉर्टेंट, इसको समझ लें, यानी 4 लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं। एक था वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दूसरा स्केलर प्रोडक्ट, तीसरा वेक्टर प्रोडक्ट, और चौथा इसको भी शामिल कर लें टार्क को, लेकिन कम आता है, आ चुका है एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के दौरान। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।